आज के क्लास में हम देखते हैं कि जो कॉलम पे या फील्ड पे जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन किया था लास्ट टाइम लास्ट क्लास पे, उसमें हम फील्ड का हेडिंग देना चाहते हैं तो फील्ड का हेडिंग भी साथ पे दे पाएंगे। देखिए किस तरीके से, एक मैं छोटा सा आपको रिवाइज कर दूं। जैसे मेरे एसक्यूएल का स्क्रीन है, इस एसक्यूएल के स्क्रीन पर मैं क्या करना चाहता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेशन कराना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम कॉमा सेल, कॉमा मैंने लिखा टोटल सेल। अगर मेरे को लेना है तो मैंने लिख दिया सेल प्लस कमीशन। ठीक है, कहाँ से लेना मुझे? फ्रॉम EMP1। EMP1 नाम का मेरा टेबल है, तो मैंने फ्रॉम EMP1 लिखा। तो मैं एम्प्लॉय का नाम, उसका सैलरी और कमीशन के साथ ऐड करके उसका टोटल सैलरी यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कॉलम का हेडिंग आया है, इसमें सेल प्लस कम लिखा हुआ आ रहा है। इसके जगह मेरे को चाहिए टोटल सैलरी लिखा हुआ। इसके जगह क्या चाहिए मुझे? टोटल सैलरी लिखा हुआ चाहिए, क्योंकि ये कॉलम हेडिंग अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर कोई यूजर इसे देखेगा तो उसे समझ नहीं आएगा कि ये काहे का रिकॉर्ड, काहे का डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक कॉलम का हेडिंग देना चाहते हैं, या फिर जैसे हमने यहाँ पर सेल लिखा है तो इस सेल के जगह मैं पूरा हेडिंग डिस्प्ले कराना चाहता हूँ सैलरी। इस सेल के जगह क्या करना चाहता हूँ, मैं पूरा हेडिंग डिस्प्ले कराना चाहता हूँ सैलरी। तो उसे कैसे कर पाएंगे देखते हैं। इसके पहले मैं लाइन साइज और पेज साइज सेट कर लेता हूँ। लास्ट क्लास में हमने इस पे भी बात की थी कि लाइन साइज और पेज साइज से क्या होता है। तो ये मैंने लाइन साइज सेट कर लिया और साथ में पेज साइज भी सेट कर लिया, ताकि मेरा जो आउटपुट है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से नजर आए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आउटपुट दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो दो पार्ट में डिवाइड ना होके एक ही पार्ट में ठीक तरीके से है, इसके लिए हमने लाइन साइज और पेज साइज सेट कर लिया। देखिए अभी मैंने फिर से ये दो कमांड लाइन साइज और पेज साइज देने के बाद हमने सेम एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट किया, तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। अच्छी तरीके से प्रॉपर ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे थे कि कॉलम का हेडिंग हम कैसे देख पाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कॉलम का हेडिंग अगर आप देना चाहते हैं तो सेलेक्ट के साथ ये जो आपने फील्ड का नाम लिखा है, इस फील्ड के नाम के बाद ही आपको डबल कोटेशन के अंदर जो भी उस कॉलम का हेडिंग आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे सेल, सेल के जगह मुझे डिस्प्ले कराना है सैलरी, तो मैं डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पर सैलरी लिख लूंगा। या यहाँ पर आप देख सकते हैं ई नेम की जगह मैं EMP नेम पूरा डिस्प्ले कराना चाहता हूँ वहाँ पर, तो डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगा EMP नेम। और इसी तरीके से यहाँ पर टोटल सैलरी जो है सेल प्लस कमीशन, इसके जगह में मुझे टोटल सैलरी डिस्प्ले कराना है, तो डबल कोटेशन के अंदर हम क्या लिख पाएंगे? टोटल सैलरी लिख पाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉलम का जो फील्ड का नाम यहाँ पर आ रहा है, इस नाम को भी हम चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, मैं फिर से यहाँ पर एक स्टेटमेंट टाइप करके आपको दिखाता हूँ। सपोज मैंने लिखा सेलेक्ट और ई नेम, मेरा फील्ड का नाम है ई नेम, और इसके जगह मुझे चाहिए EMP नेम। तो मैं यहाँ पर डबल कोटेशन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख लूंगा EMP नेम, डबल कोटेशन क्लोज करके कॉमा लगाएंगे। फिर से दूसरा फील्ड मुझे डिस्प्ले कराना है सैलरी। क्या डिस्प्ले कराना है? सैलरी डिस्प्ले कराना है। तो सैलरी हमने डिस्प्ले करा दिया। सैलरी डिस्प्ले कराने के बाद हमको क्या करना है, इसको सैलरी नाम मुझे देना है। क्या देना है मुझे? सैलरी फील्ड का नाम देना है। तो सिंगल कोटेशन तो यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? डबल कोटेशन यूज करेंगे। डबल कोटेशन में लिखा सैलरी, कॉमा लगा के फिर से मैंने लिखा, क्या लिखा? कमीशन प्लस सेल, कमीशन प्लस सेल। इसके लिए हेडिंग देनी है, डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे टोटल सैलरी। डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिख दिया टोटल सैलरी, कोटेशन क्लोज किया, टेबल का नाम दिया। कहाँ से लेना है? EMP1 टेबल से। तो लिखा मैंने फ्रॉम EMP1। अभी देखिए आउटपुट क्या नजर आ रहा है, देख सकते हैं डिफरेंस आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर। तो कॉलम का हेडिंग देखिए चेंज हो गया।
एक बार फिर से मैं कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ। ऊपर में देखिए कॉलम हेडिंग क्या लिखा था यहाँ पर, ई नेम लिखा था। अभी यहाँ पर कॉलम का हेडिंग आ रहा है ईएमपी नेम। यहाँ पर कॉलम का हेडिंग लिखा हुआ था सेल केबल, यहाँ पर कॉलम की हेडिंग आ रही है आपकी सैलरी। यहाँ पर लिखा हुआ है सेल प्लस कमीशन, इसके जगह अभी क्या डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर, टोटल सैलरी डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से सेलेक्ट कमांड के साथ जो भी आपने क्वेरी एग्जीक्यूट किया है, जो भी आपने रिक्वायरमेंट सेलेक्ट में कंडीशन दे के एग्जीक्यूट करवाया है, अगर उसके फील्ड का नाम आप यहाँ पर डिस्प्ले में चेंज करवाना चाहते हैं, तो इस तरीके से डबल कोटेशन के अंदर देके उस फील्ड का नाम डिस्प्ले में चेंज करा सकते हैं। ये नाम टेबल के फील्ड पे चेंज नहीं होगा, टेबल के फील्ड में जो फील्ड का नाम दिया वही होगा। ये केवल डिस्प्ले के लिए यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम कॉलम के फील्ड को डिस्प्ले में कस्टमाइज कर सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। अब अगला एक टॉपिक देखते हैं इसमें, डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्टिंक्ट क्लॉज का हम क्यों यूज करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज होता है, वो यूनिक यानी कि डिफरेंट वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं। यूनिक या डिफरेंट वैल्यूज का मतलब क्या है कि हमको मालूम है कि जब हम टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो कुछ वैल्यूज रिपीटेड होते हैं, बार बार डुप्लीकेट होते हैं। तो उन डुप्लीकेट वैल्यूज को अगर हम एलिमिनेट करके केवल यूनिक वैल्यू ही डिस्प्ले कराना चाहते हैं या यूनिक वैल्यू ही रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेलेक्ट के साथ क्या यूज कर पाएंगे, डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज कर पाएंगे। तो ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज होता है, उस डुप्लीकेट वैल्यूज को फिल्टर कर देता है, रिफाइन कर देता है, उसे हटा देता है, और केवल यूनिक वैल्यू ही ये हमें निकाल कर देता है। देखिए किस तरीके से देखते हैं, मैं एग्जांपल से इसे आपको समझाता हूँ। तो इसका सिंटैक्स किस तरीके से हम यूज करते हैं, सेलेक्ट के बाद हम यूज करते हैं कीवर्ड डिस्टिंक्ट। सेलेक्ट के बाद हमें क्या यूज करना है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद जिस भी कॉलम को हम फिल्टर करना चाहते हैं या जिस भी कॉलम पर यूनिक वैल्यू लेना चाहते हैं, उस कॉलम का नाम देकर हम फ्रॉम कीवर्ड लगा के टेबल का नाम देंगे जिस भी टेबल से हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज अपने सेलेक्ट के साथ करते हैं। देखिए किस तरीके से, मैं आपको उसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि किस तरीके से ये डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज करता है या डिस्टिंक्ट क्लॉज फॉर्म करता है। तो मैं स्क्रीन पहले क्लियर कर लूँ अपना। अभी मैं देखिए यहाँ से डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट डीपीटीएनओ, डिपार्टमेंट नंबर। क्या लेना है, डीपीटीएनओ डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी 1। ये मेरे ईएमपी 1 में जितने भी डिपार्टमेंट नंबर है मैं उसे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ या उसे रिट्रीव करना चाहता हूँ। तो देखिए कितने डिपार्टमेंट नंबर है। अब यहाँ से आप इस आउटपुट पे आप देख सकते हैं, आपके सामने 14 रोज दिखा रहा है। कितने रो दिखा रहा है, आपके सामने 14 रोज दिखा रहा है, यानी कि 14 डिपार्टमेंट नंबर हैं यहाँ पर। कितने डिपार्टमेंट नंबर है, 14। लेकिन क्या 14 यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट नंबर है, नहीं है। देखिए यहाँ पर 20, 30, 30, 20, 30, 30, 10, 20, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। रिकॉर्ड्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको देखना है कि आप कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज यहाँ पर हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। क्या लिखना है आपको, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डीपीटीएनओ डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP 1। तो EMP 1 में जो यूनिक डिपार्टमेंट नंबर है, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज को रिफाइन करके, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करके केवल यूनिक रिकॉर्ड ही, यूनिक वैल्यूज ही ये आपको यहाँ पर निकाल के देगा। तो अभी देखिए दोनों क्वेरी पे डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा था सेलेक्ट EMPNO फ्रॉम EMP, यानी मैं सारे के सारे EMP नंबर जो मेरे टेबल पे है उससे मैं रिट्रीव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने कितने रिकॉर्ड्स आ गए हैं, 14 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि टेबल पे यूनिक डिपार्टमेंट नंबर जो कि रिपीटेड नहीं है वो कितने हैं। तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिपार्टमेंट नंबर के पहले डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करने के बाद हमारे पास केवल 3 ही रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है, 30, 20 और 10, क्योंकि इस 14 रिकॉर्ड्स में 30, 20 और 10 बार बार रिपीट हुए। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्टिंक्ट का यूज क्यों किया समझ आ गया।
डिस्टिंक्ट का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो टेबल में रिकॉर्ड्स है, वैल्यूज हैं, अगर उनमें से हम डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाकर केवल यूनिक वैल्यूज ही सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज सेलेक्ट के साथ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से मैं इसे आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एमजीआर नंबर, मैंने क्या डिस्प्ले करा लिया, मैंने क्या रिट्रीव किया, एमजीआर, यानी जो मैनेजर का नंबर है वो मैं अपने EMP1 टेबल से सेलेक्ट करके देखता हूँ। तो मैंने लिखा सेलेक्ट एम जी आर फ्रॉम EMP1। तो EMP1 में जो मैनेजर्स नंबर्स है उनका रिकॉर्ड्स मैं देखना चाहता हूँ अभी। तो आप देखिए यहाँ पर फिर से आपके सामने 14 रोज आ रहे हैं टेबल से। ये मैनेजर के नंबर्स हैं, हर एक एम्प्लॉय के मैनेजर के नंबर्स हैं। तो कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, 14 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। फिर से वही बात, कुछ नंबर रिपीट है इसमें, तो मुझे रिपीटेड नंबर नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि ये देखिए 7566, 7566 कहीं रिपीट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर एक रिपीट हो रहा है, और ये 7566 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, दोनों जगहों पर 7566 है। ऐसे ही और भी रिकॉर्ड्स रिपीटेड है। मुझे ये रिपीटेड रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, यूनिक एमजीआर नंबर चाहिए जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर से डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, और लिखा मैंने डिस्टिंक्ट एमजीआर, फील्ड का नाम मेरा क्या चीज है, एमजीआर फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम, टेबल का नाम मेरा EMP1। तो अभी देखते हैं आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है। अभी मैंने फिर से इसको एग्जीक्यूट किया, अभी आपके सामने 7 रो है। 14 रो से कितने रो हो गए, 7 रो हो गए। मतलब बाकी जो रिपीटेड मैनेजर्स के नंबर्स थे, वो रिपीटेड मैनेजर्स के नंबर से यहाँ पर रिमूव हो गया सेलेक्ट करते समय, या उसे रिफाइन कर दिया डिस्टिंक्ट कीवर्ड ने, या उसे क्या कर लिया, डिस्टिंक्ट कीवर्ड ने हटा दिया। ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा शायद कि हमने क्या है यूज किया है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। जॉब भी मैं डिस्प्ले करा के एक बार आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो EMP टेबल में जॉब के लिए क्या क्या वैल्यूज है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP1। तो जॉब में कौन कौन से वैल्यूज है मैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो जॉब के लिए कौन कौन से वैल्यूज है एक बार देखते हैं और उसका आउटपुट निकालते हैं। तो मैंने लिखा सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP1। तो फिर से आप देख सकते हैं इतने सारे जॉब्स, 14 रिकॉर्ड्स, 14 रोज आपके सामने हैं। जॉब्स में क्या क्या दिखा रहा है, क्लर्क दिखा रहा है, सेल्समैन आप यहाँ पर देखिए, सेल्समैन फिर से रिपीट हुआ है। फिर मैनेजर फिर से सेल में रिपीट हो गया, मैनेजर भी रिपीट हो गया, फिर मैनेजर रिपीट हुआ। इस तरीके से वैल्यूज आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपीटेड हो रहे हैं। आप इन रिपीटेड वैल्यूज को हटाना चाहते हैं, यहाँ से नहीं देखना चाहते रिपीटेड वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट के साथ फिर से हम यूज करेंगे डिस्टिंक्ट। तो मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, फील्ड का नाम क्या है, जॉब, फ्रॉम, फ्रॉम के साथ आपको लगाना पड़ेगा टेबल का नाम। तो मेरा टेबल का नाम क्या चीज है, EMP1। तो इस तरीके से आपने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम EMP1। देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। अभी देखिए, ओन स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सुधार लेते हैं। तो हमने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, जॉब फ्रॉम EMP1। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो क्या हुआ यहाँ पर, डिस्टिंक्ट जॉब आ गए मेरे पास, क्लर्क, सेल्समैन, प्रेसिडेंट, मैनेजर, एनालिस्ट। तो कोई भी वैल्यू मेरा अभी रिपीट नहीं हुआ। तो ये होता है हमारे डिस्टिंक्ट क्लॉज का उपयोग। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो डिस्टिंक्ट आपको समझ आ गया होगा कि डिस्टिंक्ट का क्या यूज होता है। आगे हम अगले टॉपिक देखते हैं, रेस्ट्रिक्टिंग एंड शॉर्टिंग द डेटा। अभी हमको क्या करना है, डेटा को रेस्ट्रिक्ट करना है या शॉर्ट करना है। मतलब इसका मैं समझा देता हूँ टॉपिक पे, इसका मतलब क्या है। अभी हम देखिए, जब भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारे सामने पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, हमारे सामने पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। आपको मालूम है ये स्टेटमेंट, ये क्वेरी क्या करेगा, EMP1 टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने निकाल के देगा। देखिए कितने रिकॉर्ड दे रहे हैं, 14 रिकॉर्ड्स आपको ये निकाल के दे रहा है। ठीक है। मैं थोड़ा सा कॉलम भी फिल्टर करके आपको दिखाता हूँ। कॉलम फिल्टर करना हमने देखा है कि कॉलम कैसे फिल्टर करना है।
तो मैं सेलेक्ट लिख सकता हूँ ई नेम और कॉमा मैंने लिख दिया सेल। दो ही कॉलम में लेना चाहता हूँ, टेबल का नाम दे दिया फ्रॉम EMP1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको 14 रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं, यानी दोनों ही कंडीशन पे आपको क्या दिखा रहा है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही कंडीशन पे आपको क्या दिखा रहा है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। 14 सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आपको दोनों ही कमांड्स पे दिखा रहा है। हमने फील्ड तो फिल्टर कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पर फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं। दोनों ही कंडीशन पे हमारे पास 14 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अभी मैं रिकॉर्ड्स फिल्टर करना चाहता हूँ, यानी कोई डिजायर्ड एक स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करने वाले रिकॉर्ड्स ही मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सपोज मुझे सारे क्लर्क के रिकॉर्ड ही देखने हैं कि क्लर्क कितने हैं मेरे टेबल पे, या मुझे केवल सेल्समैन के रिकॉर्ड देखने हैं, या मैं केवल डिपार्टमेंट नंबर 20 के रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, या डिपार्टमेंट नंबर 30 के रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से कुछ सेलेक्टेड, या मैं कुछ सैलरी देखना चाहता हूँ कि 800 से 1000 के बीच किन किन की सैलरी है। तो इस तरीके से अगर कंडीशन बेस में अपने रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना चाहता हूँ टेबल से, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लॉज यूज करना पड़ेगा, जिसका कि नाम है वेयर क्लॉज। क्या नाम है, वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज का यूज हम क्यों कर रहे हैं, वेयर क्लॉज का यूज हम कर रहे हैं अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए, नंबर मतलब कि रो को फिल्टर करने के लिए, रो को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम इस वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ। तो हमें किसको रेस्ट्रिक्ट करना है, रो को रेस्ट्रिक्ट करना है। रो यानी रिकॉर्ड्स को रेस्ट्रिक्ट अगर करना चाहते हैं या फिल्टर करना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि कुछ विशेष कंडीशन, जो स्पेसिफिक कंडीशन के फुलफिल करने वाले रिकॉर्ड्स को ही हम यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इस वेयर क्लॉज का यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ करते हैं। ठीक है, तो समझ आई होगी बात कि वेयर का यूज क्यों करते हैं। इसका सिंटेक्स देखते हैं किस तरीके से हम यूज कर पाएंगे। तो हम लिखते हैं सेलेक्ट, और उसके बाद कॉलम का लिस्ट देना है, जो जो भी कॉलम आपको देखने चाहते हैं। उसके बाद आप फ्रॉम कीवर्ड लगा के टेबल का नाम देना है, और लास्ट में आपको वेयर के साथ लगाना है कंडीशन। तो वेयर क्लॉज यूज करके आपको क्या देना है, कंडीशन देना है। तो जो भी आप कंडीशन देना चाहते हैं, वो कंडीशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, और कंडीशन देने के लिए आप अलग अलग यहाँ पर ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, जो कि ऑपरेटर्स हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कि हम यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं वेयर के साथ। तो ऑपरेटर्स कौन कौन से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एक ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। अब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं आपको मालूम होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत आ जाता है ये एडिशन प्लस वाला, माइनस ऑपरेटर आता है, और मल्टीप्लिकेशन हम यूज कर सकते हैं, या तो फिर डिवीजन यूज कर सकते हैं। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो हम वेयर के साथ यूज कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए। इसी तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो जो दूसरा ऑपरेटर हम यूज कर पाएंगे वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर हम यूज कर पाएंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर पाएंगे। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़े से देख लेते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या क्या आता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंतर्गत एक ऑपरेटर आएगा आपका इक्वल, कंपेयर करने के लिए, या तो फिर ये दूसरा ऑपरेटर मैं आपको बता देता हूँ, ये दूसरा ऑपरेटर है नॉट इक्वल, जो कि नेगेटिव को नॉट को इक्वल करने के लिए, कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ये आपका ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ये लेस देन ऑपरेटर है, इसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू कहते हैं, और इसको आपको क्या कहते हैं, लेस देन इक्वल टू कहते हैं। और ये जो सिंबल है वो नॉट इक्वल के लिए यूज होते हैं। तो इस तरीके से ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए। ठीक है, ग्रेटर देन, ये इक्वल, ये नॉट इक्वल, ये ग्रेटर देन इक्वल, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, और नॉट इक्वल आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप नॉट इक्वल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कंपैरिजन के अंदर कुछ और भी ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे एक बिटवीन ऑपरेटर आता है, इसको भी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या नॉट बिटवीन भी होता है, जिसका कि यूज हम आगे देखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि ऑपरेटर्स हम क्या क्या यूज करेंगे। इसी तरीके से हम एक इन ऑपरेटर भी
यूज कर पाएंगे, ये सारे कंपैरिजन के अंदर आते हैं। या फिर आप नॉट इन भी यूज कर सकते हैं। कैसे होता है सबको आगे देखेंगे। इसी तरीके से हम नल भी यूज कर पाएंगे और नॉट नल भी यूज कर पाएंगे। तो ये सारे ऑपरेटर्स हम इस वेयर के साथ यूज करके एक एक बार आपको मैं बताऊंगा एग्जांपल। ऐसे ही एक लाइक ऑपरेटर होता है, इसका भी यूज देखेंगे कि लाइक ऑपरेटर क्या होता है। तो ये सारे के सारे मेरे कंपैरिजन ऑपरेटर है जो हम यहाँ पर यूज करके वन बाय वन देख पाएंगे। ठीक है। इसके बाद एक और ऑपरेटर हम यूज कर पाएंगे जिसको कि हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज हम इस वेयर क्लॉज के साथ कर पाएंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या ऑपरेटर आते हैं मैं एक बार आपको बता दूं। पहला मेरे पास एक आता है एंड ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं और ऑपरेटर। और एक तीसरा ऑपरेटर हम इसमें यूज कर सकते हैं नॉट ऑपरेटर। तो ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स है जिनका यूज हम सेलेक्ट में वेयर के साथ यूज कर पाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम इन ऑपरेटर्स का यूज करके एक बार हम देखते हैं कि वेयर क्लॉज को हम कैसे अपडेट सेलेक्ट में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल नजर आ रहा है। क्या एग्जाम्पल आ रहा है? एक एग्जाम्पल ये है कि मुझे अपने टेबल से ऐसे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए जिनकी सैलरी 1500 है। क्या है मेरे पास? जिनकी सैलरी कितनी है? 1500 है। यानी मुझे टेबल के केवल वो सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं जिनकी सैलरी 1500 है। 1500 वाले एम्प्लॉय की रिकॉर्ड मुझे देखनी है। तो देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पर इसे यूज कर पाऊंगा कि 1500 वाले एम्प्लॉय मुझे चाहिए जिनकी सैलरी 1500 है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? कमांड दे दिया सेलेक्ट स्टार। सारे फील्ड चाहिए इसलिए मैंने स्टार यूज किया। आप अगर फील्ड को भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो फील्ड रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आप फील्ड के नाम दे सकते हैं। फिलहाल मैं अभी रो पर रेस्ट्रिक्शन आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। और इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है वेयर क्लॉज। वेयर कौन से फील्ड पर रेस्ट्रिक्शन चाहिए? सैलरी मुझे देखनी है जिनकी सैलरी 1500 रुपी है। तो 1500 रुपी वाले सैलरी वाले एम्प्लॉय मुझे देखनी है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर? मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, टेबल का नाम दिया, वेयर क्लॉज लगाया और ये मेरा कंडीशन है जिसको मैं फिल्टर का ये यूज करना चाहता हूँ। तो कंडीशन मेरा क्या चीज है? सेल इज इक्वल टू 1500। देखते हैं। अब मैं इस कमांड को, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। ओ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके टेबल में केवल एक ही रिकॉर्ड है जिसके सैलरी 1500 है। तो अभी आप देख सकते हैं डिफरेंस इसमें। पहले जो भी आपने सेलेक्ट यूज किया उसमें 14 रिकॉर्ड्स आपको सेलेक्टेड दिखा रहा था। लेकिन देखिए 14 रिकॉर्ड्स हटके अब केवल एक ही रिकॉर्ड आ रहा है जिसकी सैलरी कितनी है? 1500। समझ आया होगा मेरे ख्याल से वेयर क्लॉज का क्या यूज है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी तो हमने 1500 यूज कर लिया। अब हम सपोज देखना चाहते हैं कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 1500 से ज्यादा है। 1500 से ज्यादा है। अभी तो सैलरी हमने 1500 लिया था। तो 1500 से ज्यादा सैलरी वाले कितने रिकॉर्ड्स हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सैलरी 800 है, यहाँ पर 1600, यहाँ पर 1250, 2975, 1250, 2850। तो ये अलग अलग सैलरी है। ये क्या है? यहाँ पर अलग अलग सैलरी। तो हम देखना चाहते हैं कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं, कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 1500 से ज्यादा है। तो क्या स्टेटमेंट मुझे यूज करना पड़ेगा? मुझे लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर से टेबल का नाम हम देंगे EMP1। और उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पर वेयर क्लॉज। वेयर आपने लिखा और उसके बाद दीजिए कंडीशन। तो कंडीशन मैंने क्या बोला कि सैलरी जो है वो 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा ग्रेटर देन और आप यहाँ पर लिखेंगे 15,000। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट मेरी क्या है? मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है। तो स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा यहाँ पर? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 वेयर सेल ग्रेटर देन 1500। अभी देखते हैं क्या क्या मुझे इसके आउटपुट मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। मतलब 7 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 1500 से ज्यादा है। देखिए यहाँ पर 1600, 2975, 2850, 2450, 3000, 5000, 3000। तो सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो 1500 से ज्यादा सैलरी वाले एम्प्लॉय की हैं। ठीक है। बात समझ आ रही है?
अब मुझे सपोज मान लेते हैं कि इसमें 15,000 वाले 1500 सैलरी वाले भी रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑपरेटर चेंज कर लूंगा। हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। कंडीशन आपने दिया, आपने लिखाया वेयर, और कंडीशन क्या दिया, सेल। पिछले वाले क्वेरी में मैंने ग्रेटर देन लगाया था, आप यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1500। अभी देखिए इस आउटपुट में 1500 वाले रिकॉर्ड्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। अभी पिछले क्वेरी पे मेरे पास 7 रोज सेलेक्टेड थे, अभी इस स्टेटमेंट पे देखिए 8 रो आ गए हैं, यानी एक रिकॉर्ड 1500 वाला और भी इंक्लूड हो गया है, ये देखिए यहाँ पर। तो ये मेरा 1500 वाला रिकॉर्ड, 1500 वाला रिकॉर्ड और भी इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो हमने अभी यूज किया, 3 ऑपरेटर हमने यूज कर लिए। कौन कौन से 3 ऑपरेटर यूज किए, एक ऑपरेटर हमने यूज किया इक्वल, एक ग्रेटर देन, और अभी हमने ग्रेटर देन इक्वल यूज किया। इसी तरीके से आप बाकी ऑपरेटर्स भी जो हैं उन्हें यूज करके देख सकते हैं। तो मैं एक सैलरी आपको एक और डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए क्या लिखा मैंने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 वेयर, कंडीशन मैंने दिया वेयर सेल, और मैंने लगाया ये वेयर सेल नॉट इक्वल टू 1500। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसमें आपको वो सारे रिकॉर्ड्स दिखाएंगे जिनकी सैलरी 15,000 रुपये नहीं है। क्या चीज है, 15,000 रुपये जिनकी सैलरी नहीं है। फिर से देखिए, आप जब भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, ध्यान रखिए ये भी बहुत जरूरी है, एरर्स फाइंड आउट करना, एरर को समझना। तो जब भी आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ओरेकल का एरर नंबर देता है। तो ये ओरेकल का एक एरर नंबर है, हर एक मिस्टेक, हर एक एरर के लिए ओरेकल में एक नंबर दिया गया है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ कमांड, एसक्यूएल कमांड नॉट प्रॉपरली एंडेड, तो इसका एक ओरेकल एरर नंबर है 00933। अगर कोई एरर आपको नहीं समझ आ रहा है तो गूगल पे जाके आप इस ओरेकल एरर नंबर को डाल के सर्च कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि कौन से प्रॉब्लम के कारण आपके क्वेरी पे ये एरर आ रहा है। तो इस पे आपको ध्यान रखना कि हर एक एरर का ओरेकल ने एक नंबर दे रखा है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ओरा 00933, तो यहाँ पर जो भी मिस्टेक हुआ है उसका लिए ओरेकल ने ये नंबर दे रखा है। अब स्टेटमेंट देखने के बाद आपको यहाँ पर एरर फाइंड आउट भी सीखना है कि एरर कैसे फाइंडिंग आप कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सेल के नीचे यहाँ पर स्टार लगा रखा है, यानी कि आपका एरर यहीं कहीं आसपास में है जो कि आपके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेयर की स्पेलिंग में आपके पास प्रॉब्लम है, तो इस वेयर की स्पेलिंग को हम सुधार लेंगे तो आपका एरर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, तो आपके सामने ये ओरेकल का एरर नंबर है, आप इसे आसानी से सर्च आउट कर सकते हैं गूगल पे, ये नंबर डाल के आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि आपके स्टेटमेंट में गलती कहाँ पर है। तो फिलहाल यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मेरा स्टेटमेंट सही था। मैंने मिस्टेक केवल किस पे की थी, आर के बाद ई नहीं लगाया, ये एरर मैंने लगा दिया। अभी मैंने लगाया सेल और लगाया नॉट इक्वल ऑपरेटर, लिखा 1500, क्या लिखा मैंने, 1500 लिखा। अब इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, तो अभी देखिए आपके सामने एग्जीक्यूट हो गया ये स्टेटमेंट मेरा। और कितने रिकॉर्ड्स आ गए आपके पास, 13 रिकॉर्ड्स आ गए, केवल एक रिकॉर्ड मेरा एलिमिनेट हुआ। क्यों वो एक रिकॉर्ड एलिमिनेट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन दिया है नॉट इक्वल। क्या कंडीशन दिया है, नॉट इक्वल, यानी 1500 वाला रिकॉर्ड्स मुझे नहीं चाहिए। मेरे को वो सारे रिकॉर्ड्स चाहिए जिनकी सैलरी 1500 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इस ऑपरेटर का मतलब ये हुआ नॉट इक्वल, यानी ऐसे सारे रिकॉर्ड्स जिनकी सैलरी 1500 नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। ठीक, तो हमने तो अभी सर जी, सैलरी के साथ काम किया यहाँ पर सर जी, कर्सर इधर उधर की। अभी हमने नंबर के साथ काम किया है। अभी हम देखते हैं कैरेक्टर के साथ काम करना, कि कैरेक्टर के साथ कैसे काम करेंगे। तो अगर कैरेक्टर को आप फील्ड करना चाहते हैं, कैरेक्टर को आप फिल्टर करना चाहते हैं, तो कैरेक्टर फील्ड को फिल्टर करने के लिए आपको यहाँ पर
सिंगल कोटेशन का यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? कैरेक्टर के साथ आपको काम करने के लिए आपको सिंगल कोटेशन का यूज करना होगा। तो सिंगल कोटेशन देखिए किस तरीके से कैरेक्टर फील्ड के साथ हम यूज कर पाएंगे। तो हमको यहाँ पर देखना है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, यानी मेरे को क्लर्क वाला रिकॉर्ड ही चाहिए। मेरे को टेबल पे देखने हैं कि क्लर्क वाले कितने रिकॉर्ड है। क्या देखने टेबल पे मुझे? क्लर्क वाले कितने रिकॉर्ड है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, और मैंने फिर से यहाँ पर कंडीशन दिया वेयर। फील्ड का नाम क्या चीज है मेरा? जॉब। फील्ड का नेम क्या चीज है? जॉब है। और इक्वल लगा के आप यहाँ पर देंगे सिंगल कोटेशन। और नाम क्या है फील्ड का? जो वैल्यू है फील्ड का, किसे हम देखना चाहते हैं? क्लर्क वाले रिकॉर्ड। तो मैंने लिखा यहाँ पर क्लर्क। क्लर्क लिख के यहाँ पर हम कोटेशन बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद आप इसे एग्जीक्यूट कीजिए। तो दिख रहा है यहाँ पर हमने क्या लिखा है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, यानी ये केवल क्लर्क वाले रिकॉर्ड ही आपको निकाल के देगा। तो देखिए आउटपुट पे क्या नजर आ रहा है, सारे के सारे जो जॉब आपको दिखा रहा है वो जॉब कौन से हैं? क्लर्क वाले रिकॉर्ड से। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखना है कि कोई भी फील्ड जो कि कैरेक्टर है या तो फिर डेट टाइप का फील्ड है, वो केस सेंसिटिव फील्ड होता है। कोई भी फील्ड जो कि कैरेक्टर टाइप का है या फिर डेट टाइप का है, वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब आपको मैं बता दूं। मैं सेम क्वेरी फिर से यहाँ पर एग्जीक्यूट करा रहा हूँ आपको। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, और यहाँ पर मैंने लिखा वेयर जॉब इक्वल टू, सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने सपोज लिख लिया क्लर्क। देखिए इस तरीके से, ये भी मैंने क्लर्क लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? या ये भी मैंने क्लर्क लिखा हुआ है, और ऊपर भी मैंने क्लर्क लिखा था। स्पेलिंग सेम है दोनों की। यहाँ पर देखिए क्लर्क की स्पेलिंग CLERK, यहाँ पे भी मैंने लिखा है CLERK। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर क्लर्क मैंने अपर केस पे लिखा है, क्योंकि मेरे फील्ड में जो जॉब है वो सारे के सारे अपर केस पे है। लेकिन यहाँ पर क्लर्क मैंने लोअर केस पे लिखा हुआ है। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके सामने नो रो सेलेक्टेड आ रहा है। नो रो सेलेक्टेड आ रहा मतलब कोई भी रिकॉर्ड्स इसे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो कैरेक्टर फील्ड होता है या डेट फील्ड होता है वो केस सेंसिटिव होता है। जैसा आपने रिकॉर्ड पे डाला है उसी तरीके से ही आपको यहाँ पर फील्ड का नाम, वैल्यू का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो सारे के सारे क्लर्क यानी कि जो जॉब है हमने कैपिटल पे डाल रखे हैं, तो यहाँ पर भी मुझे उसे कैपिटल में ही डालना पड़ेगा। तभी आपका रिकॉर्ड सर्च होगा, तभी आपका रिकॉर्ड रिट्रीव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्लर्क हमने यहाँ पर सर्च करके देख लिया। ऐसे ही अगर आप सेल्समैन देखना चाहते हैं तो आप सेल्समैन के भी रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, टेबल का नाम मेरा EMP1 है, और लिखा यहाँ पर वेयर, फिर से मैंने दिया जॉब इक्वल टू, सिंगल कोटेशन के अंदर आप लिखिए सेल्समैन। तो स्पेलिंग सही लिखना है। अगर आप स्पेलिंग सही नहीं लिखेंगे तो भी आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। देखिए मैं आपको एक स्पेलिंग मिस्टेक करके यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा सेल्स और उसके बाद लिख दिया MEN। ये तो यहाँ पर मेरा सेल्समैन में स्पेलिंग SALSESMAN है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या? MEN। तो ये मेरा सेल्समैन है। तो जैसा रिकॉर्ड आपके सामने है टेबल पे, आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा। अगर आप स्पेलिंग भी नहीं सही टाइप करेंगे तो भी आपका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अभी देखिए मैंने सेल्समैन गलत लिखा है, स्पेलिंग गलत लिखी है। अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपके सामने फिर से आ गया नो रो सेलेक्टेड। क्या आ गया आपके सामने फिर से? नो रो सेलेक्टेड। कुल मिला के आपका समझने की बात यह है कि जो कैरेक्टर फील्ड होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, और स्पेलिंग जैसा लिखा है आपको वैसा ही एज इट इज लिखना है, तभी आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। तो देखिए मैं फिर से सही स्पेलिंग के साथ इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, और उसके बाद कंडीशन लगा दिया मैंने लिखा वेयर जॉब इक्वल टू, सिंगल कोटेशन के अंदर आपको लिखना है सेल्समैन। ये मैंने लिखा। अभी इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए आपके सामने 4 रिकॉर्ड है जो कि सेल्समैन को बिलोंग करता है, यानी 4 सेल्समैन यहाँ पर मेरे सामने है। बात समझ आ गई?
तो यहाँ पर हमने कुछ सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज देखा है रिकॉर्ड्स के साथ कि कौन कौन से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। तो डेट फील्ड के साथ भी आप इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके देख सकते हैं। सपोज मेरे को देखना है कि 28 सितंबर 81 के हायर डेट का एम्प्लॉय कौन सा है। यहाँ पर हमारे पास एक हायर डेट दिया हुआ 28 सितंबर 81। इस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को हमको देखना है, तो यहाँ पर भी हम इसे सेम कंडीशन के साथ यूज कर पाएंगे। हम लिख पाएंगे यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 और वेयर क्लॉज यूज करना है। फील्ड का नाम मेरा क्या चीज है, अभी मेरा